फ्लेमिंगो चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इस चैप्टर का पॉडकास्ट सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कानों में ईयरफोन लगा के इस कहानी को शांति से सुनिएगा और कहानी की तरह सुनिए, आपको सब समझ में आते जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैं प्रातः स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था, और विशेष रूप से इसलिए कि एम हेमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। थोड़ी देर के लिए तो मेरे मन में विचार आया कि वहाँ से भाग जाऊँ और पूरे दिन स्कूल से बाहर ही अपना समय व्यतीत कर दूँ। मौसम गर्म लेकिन सुखद था और अत्यधिक चमकदार था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मंजिल के पीछे की तरफ खुले मैदान में प्रशियाई सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह सभी कृदंतों के नियम की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन मुझे इसका विरोध करने की भी शक्ति थी और तेज़ी से मैं स्कूल की ओर चल दिया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पर सूचना पटल के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हम लोगों के पूरे बुरे समाचार वहीं से आ रहे थे। हारी गई लड़ाइयों के समाचार, सैनिक की भर्ती के समाचार, कमांडिंग अधिकारियों के आदेशों का समाचार, और मैं बिना रुके सोचा, अब क्या बात हो सकती है। तब मैं जितनी जल्दी वहाँ से गुजर सकता था उतनी जल्दी से निकला तो लोहार वॉचटर, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था और सूचना पटल को पढ़ रहा था, मुझे पीछे से पुकारते हुए कहा, इतना तेज़ी से मत जाओ लड़के, तुम काफ़ी समय पहले स्कूल पहुँच जाओगे। मैं सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंच गया। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, जिसे बाहर की गली तक सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों का एक साथ ऊंचे स्वर में दोहराना तथा अपने हाथों को अपने कानों पर रखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और अध्यापक का बड़ा सा डंडा मेज के ऊपर टक टक की आवाज़ करता हुआ सुनाई देता था। लेकिन उस दिन रविवार सुबह के समान सब कुछ शांत था। खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा। वे सभी पहले से ही अपने स्थानों पर थे और मिस्टर हैमल अपने बड़े डंडे को लिए हुए ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। लेकिन अभी तो सब कुछ शांत था। मैंने सोचा था कि मैं उस भगदड़ के बीच किसी को पता चले बिना ही अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना लज्जा से भर गया था और कितना डरा हुआ था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और नम्रतापूर्वक बोले, जल्दी से तुम अपनी जगह पर जाओ नन्हे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। जब तक मैं अपनी भय से थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया, तब तक मेरी नज़र इस बात पर नहीं गई थी कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और छोटी सी काले रंग की टोपी पहने हुए थे, जिस पर पूरी कढ़ाई की हुई थी, जिसे वह इंस्पेक्शन और पुरस्कार वितरण वाले दिनों के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर सा लग रहा था। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे अधिक हैरानी हुई वह यह देखकर कि पीछे वाली बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहा करता था, गांव के लोग हमारे तरह ही शांत बैठे हुए थे। अपना 3 कोने वाला टोपी पहने हुए बूढ़ा हाउसर, पूर्ववर्ती मेयर, पूर्ववर्ती पोस्ट मास्टर और इसके अतिरिक्त अन्य लोग, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिख रहा था
तथा हाउसर एक पुराना प्राइमर लेकर आया हुआ था जो किनारों पर अंगूठे के निशानों से गंदा हो गया था और उसने इसे खोलकर अपने घुटनों के ऊपर रखा हुआ था और उसका बड़ा सा चश्मा इसके पन्नों के हार पर रखी हुई थी। जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था तब मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उस गंभीर और कोमल स्वर में बोले, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नए मास्टर्स कल आएंगे। यह आपका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। ये पूरे शब्द मेरे लिए बिजली के गर्जन के समान थे। ओह, वे दुष्ट लोग! यह बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी। मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। क्यों? मुझे तो लिखना भी मुश्किल से आता था। मैं कभी और कुछ अधिक नहीं सीख पाऊँगा। तब तो मुझे वही बंद कर देना चाहिए। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैं अपने पाठों को याद नहीं करता था। पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था या सार नदी पर घूमने के लिए चला जाता था। मेरी किताबें जो कुछ पल पहले ही मुझे सिर दर्द लगा करती थी, उठाने में भारी लगा करती थी, मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरी ऋषियों के इतिहास वाली पुस्तक अब मुझे मेरे पुराने मित्र लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और मिस्टर हैमल भी उनके बारे में यह विचार कि वह अब जा रहे थे और मैं उन्हें फिर कभी देख नहीं पाऊँगा। इस विचार से मैं उनके रूरल के बारे में सब कुछ भूल गया और यह बात भी थी कि वह कितने बुरे स्वभाव वाले हुआ करते थे। बेचारे व्यक्ति! यह उनके आखिरी पाठ के सम्मान में था कि उन्होंने अपने रविवार के दिन वाले अच्छे वस्त्र पहने हुए थे तथा मैं अब समझ गया था कि गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी वहाँ कमरे के पीछे की तरफ क्यों बैठे थे। इसका कारण यह था कि वे उदास भी थे क्योंकि वे ज़्यादातर स्कूल नहीं आते थे। हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने का उनका एक तरीका था। उनका कर्तव्य निष्ठा से 40 वर्ष की सेवा के लिए तथा उस देश के प्रति उनका सम्मान व्यक्त करने का जो अब उनका नहीं था। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मुझे मेरा नाम पुकारने का आवाज़ सुनाई दिया। अब पाठ सुनाने की मेरी बारी थी। पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बिना कोई गलती किए और पूरा कह सकने के लिए क्या मैं तैयार नहीं था? लेकिन मैं पहले ही शब्दों में ही उलझ गया और वहीं अपनी डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा। मेरा दिल धक धक कर रहा था तथा मैं ऊपर की तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, तुम्हें निश्चय ही काफ़ी बुरा लगा होगा। देखो कैसी स्थिति है। हम प्रतिदिन स्वयं से कह रहे हैं, अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। ओह, अल्सेस के साथ सबसे बड़ी यही मुसीबत है। यहाँ के लोग सीखने का काम आने वाले कल पर टाल देते हैं। अब वहाँ बाहर बैठे लोग तुमसे ऐसा कहने का अधिकार रखते हैं। क्या बात है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और उसके बाद भी अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा है, एम हैमल ने कहा। तुम्हारे माता पिता उतना नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। वे तुम्हें किसी फॉर्म में या आरा मिल में काम पर लगवाना ज़्यादा अच्छा समझते थे ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके। और मैं भी दोषी रहा हूँ।
क्या मैं तुम्हें कई बार तुम्हारे पाठ याद करने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था? और जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता था? फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए मास्टर हैमल फ्रांसीसी भाषा की बातें करने लगे, यह कहते हुए कि यह संसार की सबसे अच्छी भाषा थी, एकदम स्पष्ट, सबसे तर्कपूर्ण, और यह कि हमें इसे अपने बीच संभाल कर रखनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कुछ लोग गुलाम बना दिए जाते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे उनके पास जेल घर की चाबी हो। उसके बाद उसने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाए। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया था। जितनी भी बातें उन्होंने कही बहुत ही आसान लग रही थी। मैंने ऐसा भी समझता हूँ कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था, और यह भी कि उन्होंने हर बात को इतने धैर्य से कभी नहीं समझाए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले हमें वे सभी बातें सिखा जाना चाहते थे जिन्हें वे जानते थे, और एक ही प्रयास में वे सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमें लिखने का एक पाठ कराया गया। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं जिस पर बड़ी मोटी और सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटी छोटी झंडियों के समान लग रही थी जो कक्षा में सभी जगह फहरा रही थी। हमारे डेस्कों के ऊपर छड़ी से लटकी हुई थी। काश आप देखते कि सभी कैसे अपने काम में लगे थे और वहाँ कितनी शांति थी। केवल कागज़ के ऊपर कलमों से के चलने की आवाज़ें आ रही थी। एक बार कुछ कीट पतंगे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अपने अपने मछली कांटे ट्रेस करके बनाने में लगे हुए थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। छत पर कबूतर बहुत धीमे आवाज़ में गुटर गुटर कर रहे थे, और मैं अपने मन में सोचा, क्या वे उन्हें जर्मनी भाषा में गवाएंगे? कबूतरों को भी जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नज़र को ऊपर उठाता तो मैं मिस्टर हैमल को अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हुए देखता, तथा कभी वह एक चीज़ को टकटकी लगाए हुए देखते और फिर कभी दूसरी चीज़ को, मानो वह अपने मन में बांध कर रखना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज़ कैसी लगती थी। ज़रा सोचिए, 40 वर्षों से वह उसी जगह में रहता था। खिड़की से बाहर की तरफ उसका बगीचा तथा उसके सामने की तरफ उसकी कक्षा बिल्कुल वैसे ही, केवल डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकने हो गए थे। बाग में अखरोट के पेड़ पहले से बड़े हो गए थे, तब फूलदार बेल जो उसने स्वयं लगाई थी वह खिड़कियों के सारे बल खाती हुई छत तक पहुंच गई थी। इन सब को छोड़कर जाने से उसका दिल कैसे टूटा होगा। बेचारा आदमी अपनी बहन की इधर उधर चलने की आवाज़ को सुनकर, जो ऊपर वाले कमरे में अपने ट्रंकों में सामान बांध रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। लेकिन उनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस था। लिखने के बाद हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू वाला गाना गाया। कमरे के अंत के पीछे की तरफ बूढ़े हाउसर ने अपने ऐनक चश्मा पहन ली थी तथा अपने कैदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर अक्षरों का जोड़ कर रहा था। आप देख सकते थे
कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुक होने के कारण काँप रही थी और उसकी आवाज़ सुनने से ऐसा विचित्र लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके बाद दोपहर वाली प्रार्थना हुई। उसी समय प्रशियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे की तरफ से सुनाई दी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमेल, जो काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे, अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मैंने कभी उन्हें इतना लंबा प्रतीत होते नहीं देखा था। मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं लेकिन किसी बात से उनका गला रुंध गया। वे अपनी बात जारी नहीं रख पाए। फिर उन्होंने श्यामपट्ट की ब्लैकबोर्ड की तरफ मुंह किया, चॉक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत का सहारा लेते हुए जितना बड़ा लिख सकते थे लिख दिए। फ्रांस अमर रहे। फिर वे रुके, अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिए और बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक हाथ से अपनी तरफ इशारा किया। स्कूल का समय समाप्त हुआ। अब आप जा सकते हैं। आई होप आपको ये पोस्ट कार्ड या पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।